अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने फ़िज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। सही है। अच्छा, ग्रेविटेशन क्या है भाई? ग्रेविटी क्या है? तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास एक नेचुरल फोर्स होती है। नेचुरल फोर्स यानी कुदरती फोर्स होती है। सही है। जो कि पुल करती है एवरी टू ऑब्जेक्ट्स को इन द यूनिवर्स टूवर्ड ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि भाई इस कायनात में हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स नेचुरल फोर्स है कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो नेचुरली ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। सही है। और वो फोर्स किस तरह की होगी? पुल की फोर्स होगी। पुल की फोर्स मतलब खींचने की, यानी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। सही है। तो किसी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ये जो अट्रैक्शन की फोर्स, इसको हम अट्रैक्शन कह सकते हैं, ये किसी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अट्रैक्शन की जो ये फोर्स है, नेचुरल फोर्स, इस फोर्स का नाम है हमारे पास ग्रेविटी। क्लियर है। अच्छा, ये फोर्स जो है तमाम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है जिसके पास मास हो। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ मास है, कुछ भी मास है, सही है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई होगी। सही है। उसके बाद ये फोर्स डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। सही है कि भाई मास किसी ऑब्जेक्ट का कितना है, उस हिसाब से इस फोर्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर बड़े मासेस होंगे, बहुत ज़्यादा बिग मासेस होंगे, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल, वो ज़्यादा होगी। और स्मॉल मासेस के लिए जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो लो होगा। सही है। यहाँ पर आपको लिखा है बिग मासेस हैव हाई ग्रेविटेशनल पुल, यानी जो मासेस ज़्यादा होंगे तो दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स भी इंक्रीज होगी। और जब मासेस डिक्रीज होंगे, मासेस कम होंगे, यानी वज़न कम होगा, तो उस हिसाब से दो बॉडीज़ के दरमियान की फोर्स डिक्रीज होगी। सही है। अच्छा, यही वजह है कि भाई हमारे जो ज़मीन है, अर्थ है, इस पर ये जो ऑब्जेक्ट्स रुके हुए हैं, होल्ड हुए हैं यानी रुके हुए हैं, तो इसकी वजह यही है, ग्रेविटी, ये कि भाई ग्रेविटी की वजह से ये जो अर्थ है, अब अर्थ का मास बहुत बड़ा है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, तो अर्थ की तरफ से पैदा होने वाला ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा। सही है। तो अगर हमारा और अर्थ का मास कंपेयर किया जाए कि भाई हमारे मास और अर्थ के मास को, कि भाई अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल पुल या हम ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो रहा है। सही है। तो हमें ऐसे लगेगा कि भाई हम अर्थ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होल्ड ऑल ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग, एनिमल, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा ऑन अर्थ। सही है। होल्ड मतलब रोक के रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, यानी रोका हुआ है किसी जगह पर। सही है। तो ज़मीन के ऊपर अगर हम रुके हुए हैं, ज़मीन से ऊपर उड़ नहीं रहे हैं, तो ये वजह इसकी क्या है? दरअसल ग्रेविटी है। और ग्रेविटी क्या है? ऐसी फोर्स, ऐसी नेचुरल फोर्स जिसके ज़रिए दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही है। अच्छा, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑल हैव ग्रेविटी, सबके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटी होती है, क्योंकि अगर किसी बॉडी के पास मास है, अभी हमने देखा कि भाई अगर बॉडी के पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें होगी, यानी ग्रेविटी उसके पास होगी, नेचुरल फोर्स ये इसके पास होगी अगर बॉडी के पास मास है तो। अच्छा, द ग्रेविटी कॉजेज, अच्छा इसी ग्रेविटी की वजह से हमारा क्या होता है? वेट होता है। सही है। वेट क्या कहलाता है? वेट हमने पढ़ा है कि भाई किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने वाला, जो अर्थ की जानिब से अप्लाई होने वाला जो फोर्स होता है। सही है। दरअसल आप ऐसे कह सकते हो ये वेट जो है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। उसके अलावा ग्रेविटी की वजह से ही ये जो सैटेलाइट हम जो स्पेस में भेजते हैं, सही है, ये जो सैटेलाइट और ये जो प्लेनेट, कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे जो इर्द जैसे सन, हमारे अर्थ के गिर्द जो सन घूम रहा है,
सही है। और अर्थ के गिर्द जो हमने सैटेलाइट भेजे हुए, वो जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, वो घूमना दरअसल इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि दो बॉडीज़ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई कोई बॉडी तभी घूम सकती है सर्कल में जब उस मतलब अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है जो कि सेंटर की जानिब होती है, सही है, टुवर्ड द सेंटर, और उसको हमने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आ रहा होता है, सही है। अच्छा, मज़ीद इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सही है। ये शुरू की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि भाई वाई अ लीफ विच ड्रॉप्स फ्रॉम अ ट्री ऑलवेज फॉल ऑन द अर्थ, यानी क्यों एक पत्ता हमेशा ज़मीन पर ही आकर गिरता है। वाई अ बॉल विच इज़ थ्रोन अपवर्ड कम्स बैक टू अर्थ, कि भाई एक बॉल वापस ज़मीन पर क्यों आ रही है जब उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। विच फोर्स कीप्स ऑब्जेक्ट अराउंड अस एट देयर प्लेसेस, सही है, यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इनको अपनी जगहों पर कौन सी फोर्स ने रखा हुआ है, सही है। वाई अ बॉडी हैज़ वेट, किसी बॉडी के पास वेट क्यों होता है। विच फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, यानी हमने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे हैं अर्थ में वो जो सराउंड कर रहे हैं अर्थ के गिर्द यानी घूम रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस। क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन। और उसके अलावा अमंग फेमस स्टोरीज इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस वंस कम्स फ्रॉम 1666। वन डे आइजैक न्यूटन वॉज सिटिंग इन हिज मदर्स गार्डन वेयर ही विटनेस्ड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ टी। कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपको वही न्यूटन का किस्सा सुनाया जा रहा है इसमें कि अपने मदर के गार्डन में बैठा हुआ था और एक एप्पल को गिरते हुए देखा, तो उसको जहन में ख्याल आया कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, सही है। अच्छा, उसके अलावा तो उसके बाद यानी ख्याल कहने का मकसद ये है कि भाई इस बारे में न्यूटन ने सोचा कि भाई कोई दो चीज़ें आपस में एक दूसरे मतलब ये जो चीज़ें हैं ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रही हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रही, या वहीं पर अगर एप्पल टूट रहा है तो रुक क्यों नहीं रहा, सही है। तो इस चीज़ों के बारे में जब उसने सोचा तो उसने अपने एक लॉ पेश किया जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सही है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये कहता है कि भाई इस यूनिवर्स में, इस कायनात में हर बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, सही है। इस एक ऐसे फोर्स मतलब जब दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन दरअसल एक फोर्स ही है, सही है, यानी जो फोर्स प्रोड्यूस होगी अट्रैक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी जो भी दो बॉडीज़ है, लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, सही है, और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है हमारे पास m2। अगर इन दोनों बॉडीज़ के मास का जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि भाई हम इन दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आता है हमारे पास उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, सही है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा उतना ही ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती जाएगी। बात समझ आ गई कि भाई पहले तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो फोर्स है किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान लगने वाली, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, यानी मासेस जो जो भी मास का मैग्नीट्यूड है उन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर, सही है, उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी जितना ये प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा उतनी ही दोनों बॉडीज़ के दरमियान का फोर्स इंक्रीज़ होगा, फोर्स डिक्रीज़ होगा तो मासेस का प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये जो फोर्स है किसी दो बॉडीज़ के दरमियान, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी फोर्स कितनी होगी, मिकदार कितनी होगी, ये एक और चीज़ पर डिपेंड करती है, और वो क्या है, दोनों बॉडीज़ के सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस। इस बात को गौर से सुनना कि भाई अक्सर बच्चे इसको गलत कर जाते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, नहीं, अगर आपने एक बॉडी ये ले ली है दूसरी बॉडी ये ले ली है, सही है,
तो दोनों बॉडीज़ के बिल्कुल सेंटर से लेकर सेंटर तक का जो ये फासला होगा ये आपने नापना है। सही है। अगर दो बॉडीज़ के दरमियान ये जो सेंटर से लेकर सेंटर तक का फासला ये अगर बढ़ रहा है, इसको अगर हम आर मान लें, लेट सपोज सेंटर से लेकर सेंटर तक का फासला दूसरी बॉडी के सेंटर तक, इस फासले को अगर हम आर मान लें, तो इस फासले के साथ ये जो फोर्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इस फासले के स्क्वायर के साथ, इस फासले के स्क्वायर के साथ। सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई जितना इस फासले का स्क्वायर इंक्रीज होता जाएगा, जितना फासला इंक्रीज होता जाएगा, फोर्स भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। फोर्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भाई आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो कि भाई अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें और एक कांस्टेंट के लगा दें। सही है। कांस्टेंट के लगाने के बाद ये बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। सही है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई दोनों के दरमियान जो फासला है वो आर के बजाय डबल कर दो, 2r कर दो, तो मतलब कहने का ये है कि भाई दोनों के दरमियान का आर जो था, मैंने क्या कहा, अगर दोनों बॉडीज़ के दरमियान फासला डबल हो जाए तो फोर्स कितना कम होगा। देखो इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब तो क्या है कि भाई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अब देखो स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है, इसको देखो, ये कि भाई रेडियस के साथ इन्वर्स नहीं है, रेडियस के स्क्वायर के साथ। सही है। तो स्क्वायर का मतलब समझो कि भाई अब इसमें होता क्या है, तो अब आपने रेडियस क्या कर दिया, 2r कर दिया, रेडियस बढ़ा दिया, तो अब आपको जो फोर्स मिलेगी वो फोर्स नई फोर्स होगी, तो उस फोर्स को मैं एफ डैश कह देता हूँ। सही है। अब एफ डैश जो है वो बराबर आ जाएगा के अपॉन, यानी के तो कांस्टेंट है जो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट सबके लिए कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि भाई वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, फोर्स चेंज हुई क्यों, क्योंकि आर हमने आर की जगह 2r कर दिया। सही है। अब यहाँ पर 2r के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई एफ डैश हमारे पास बराबर आ जाएगा के अपॉन 2 को स्क्वायर मिलेगा तो ये बन जाएगा 4, और r को स्क्वायर मिलेगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। अब अगर आप देखो ये k अपॉन आर स्क्वायर हमने देखा ये बराबर होता है f के। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई एफ डैश बराबर आएगा f अपॉन 4 के। अब यहाँ से आपको कहानी ये समझ आनी चाहिए कि भाई अगर किसी दो बॉडीज़ के दरमियान का जो फासला है उसको डबल कर दिया जाए, दो बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान का जो फासला है वो डबल कर दिया जाए, तो दोनों के दरमियान का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 4 गुना कम हो जाएगा। कितने गुना कम हो जाएगा, 4 गुना। ये देखो ये रेडियस डबल का जो फोर्स है वो रेडियस सिंगल के फोर्स का 4 टाइम्स है, यानी कहने का मतलब ये 4 टाइम्स नहीं, 4th पार्ट है इसका। समझो जब सिंगल रेडियस था तो उस टाइम पर जो फोर्स थी उसका 4 से डिवाइड किया तो एक हिस्सा जो है वो डबल रेडियस के टाइम पे इतना फोर्स होगा। तो यहाँ से आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई फोर्स का फासले के साथ किस तरह का रिलेशन है। सही है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ से हमारे पास हमने देखा कि भाई फोर्स प्रोपोर्शनल है m1 m2 के प्रोडक्ट के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इससे बन जाएगा एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये रूल है हमारे पास मैथमेटिक्स का कि भाई आप इक्वल लगाओगे और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे। सही है। कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे। यहाँ पर इस मामले में जो हमारे पास कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम जी से लिखते हैं, और m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपनी जगह रह जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद ये जो g है, g जो कांस्टेंट है ये, अच्छा एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसके अलावा ये जो g है, g को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाता है और उसके बाद जब इक्वल लगता है तो इक्वल के साथ जो कांस्टेंट लगता है उसको हम मैथ में कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन यहाँ पर इस कांस्टेंट का एक और भी नाम है, स्पेसिफिक नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि है हमारे पास 6.673 एक्सपोनेंट -11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका यूनिट कैसे
अगर आपको याद नहीं होता तो फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि भाई आप इसी फॉर्मूले से इसका यूनिट कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स, सही है। आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 और m2 g के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ g, सही है। तो अब यहाँ से आप आराम से यूनिट बना सकते हो कि भाई फोर्स की जगह आ जाएगा हमारे पास न्यूटन, आर की जगह यानी डिस्टेंस यानी मीटर, और मीटर का स्क्वायर, और नीचे मास केजी, और दूसरा भी मास है तो वो भी केजी। तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, सही है, पर केजी स्क्वायर भी कह सकते हो उसको। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का -2 पावर, सही है। तो इस तरह से आप इसका यूनिट अगर याद नहीं होता तो खुद भी बना सकते हो। ये एक बहुत छोटी वैल्यू होती है हमारे पास, सही है। और जी जो है, ये जो वैल्यू हमारे पास निकाली गई है, इसको देखा गया कि भाई ये लगभग हर जगह पर कांस्टेंट ही रहती है, कहीं पर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। अच्छा, द पुल ऑफ द ग्रेविटी चेंजेस द पाथ ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो ग्रेविटी की वजह से पैदा होने वाला पुल होता है, पुल यानी जो खींचने वाली फोर्स है, उसकी वजह से ये जो मून है इसका पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर यानी दो बॉडीज़ हैं, एक है अर्थ एक है मून, दोनों का मास है, दोनों में ग्रेविटेशनल पुल होगा। अब उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो मून का ये रास्ता है, मून के जाने का, ये देखो यहाँ लिखा है पाथ द मून वुड नेचुरली टेक। अगर नेचुरली देखा जाए तो मून को ऐसा जाना चाहिए, सही है। लेकिन मून ऐसे घूम रहा है, वो किस वजह से घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में हमने उस फोर्स को नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा हो। अच्छा, we do not feel the gravitational force of attraction between object around us due to the very small value of g। कहने का मतलब ये है कि भाई हम ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अभी तक जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अगर आप इस g की वैल्यू देखो, जो कि क्या है 6.673 एक्सपोनेंट -11, तो एक्सपोनेंट -11 आना ये एक बहुत छोटा नंबर हो जाता है, सही है। तो जब एक बहुत छोटा नंबर है तो जो बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे किसी भी चीज़ को तो उसका आंसर बहुत छोटा आएगा, तो वो फोर्स बहुत कम होती है, इसी वजह से हमें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता है, अब मास इन टर्म्स में जब बढ़ेगा, जब अर्थ मास, सन का मास, तो फिर उस टाइम पर ये कांस्टेंट थोड़ा सा पीछा पड़ जाता है, और उस टाइम पर हमारे पास ये फोर्स जो है हमें मतलब आप ऐसे कह सकते हो अपने समझ सकते हैं इसको कि भाई देख सकते हैं, या महसूस तो नहीं करते हम, लेकिन समझ सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हो उसको। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट दिखा दिए गए, एक तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक ये वाला जी जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि भाई ये कौन सा जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी, सही है। उसके अलावा दोनों इट हैज़ सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, भाई ये जो जी है ये यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ सेम होता है, लेकिन ये जो जी है इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस पर, सही है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट होता है सरफेस ऑफ अर्थ पर, सही। अगर आप अर्थ की सरफेस पर है तो उस टाइम पर इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस से कहीं दूर चले गए हैं तो उस टाइम पर ये जी की वैल्यू ये नहीं रहती, ये आपने याद रखना है, सही है। तो ये इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई है, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस, सही है। कि भाई कोई भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये क्यों होती है किसी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, क्योंकि उन दो ऑब्जेक्ट का मास है। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान किसी दो ऑब्जेक्ट्स का मास नहीं है तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगी। तो मास कॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है।
इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस कायनात में हर जगह मौजूद है। इट फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को देखें, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि भाई एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन यानी अगर एक एक्शनल फोर्स है, ये एक्शन की फोर्स है, तो इतनी ही रिएक्शन की फोर्स भी होगी। सही है, ये हम एक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ पर भी एक एक्शन रिएक्शन का पेयर ही बन रहा है। दरअसल कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो ये अर्थ है, सही है, ये अर्थ है और आप यहाँ अर्थ पर कोई भी है, कोई बॉडी है, ये अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैं इस बॉडी को ज़रा थोड़ा ऊपर बना लूँ, मान लो बॉडी थोड़ी ऊपर है, तो अर्थ क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो मैं इसको लिख देता हूँ F1। F1 यानी F1 वो फोर्स है जिस फोर्स की मदद से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जितनी फोर्स से अर्थ इस बॉडी को यानी इस बॉडी को एम बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही फोर्स से ये एम बॉडी अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ये अर्थ इस एम बॉडी पर एफ फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन की इस तरफ, तो ये एम बॉडी भी अर्थ के ऊपर इसी जानिब फोर्स लगा रही होगी और ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि भाई हम ये कह सकते हैं कि भाई अर्थ जहाँ पर जितना फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, हम भी अर्थ को खींचने अपनी तरफ खींचने के लिए उतनी ही फोर्स लगा रहे होते हैं अर्थ पर। तो फिर हम ये सवाल कर सकते हैं कि भाई अर्थ हमारी तरफ ऊपर आते हुए क्यों नहीं दिखता। तो इसका जवाब हम पीछे कर भी चुके हैं अपने किसी एक चैप्टर में, मेरे ख्याल से मोशन के काइनेमेटिक्स के कई चैप्टर में था, तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई ये वजह ये है कि भाई जो अर्थ है वो इतना कम वो डिस्प्लेसमेंट कर पाता है कि वो हमें महसूस ही नहीं होता। सही है, क्योंकि अर्थ की बॉडी बहुत बड़ी है और इसका हमने एक्सप्लेनेशन पीछे कर चुके हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये एक एक्शन रिएक्शन का पेयर बनता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, के भाई दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई भी मीडियम रख दो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। इसी वजह से इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलने की वजह क्या है कि भाई यहाँ पर ये रेडियस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है फोर्स हमारे पास, तो इसी वजह से इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाते हैं एक वर्क एग्जाम्पल पर। हमसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज़, दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं। सही है, और ये इनके सेंटर्स कंसिडर कर लेते हैं। तो दो सेंटर्स, दोनों सेंटर से लेकर सेंटर तक का फासला r हो जाएगा हमारे पास। सही है, अच्छा, एक का मास 500 kg है, दूसरे का मास 800 kg, तो एक को हम m1 से लिख लेंगे, दूसरे को m2 से लिख लेंगे। क्लियर है। कहा जा रहा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 2 मीटर्स, कि भाई उन दोनों के जो सेंटर के दरमियान का फासला है इन दो बॉडीज़ के दरमियान, यानी r हमारे पास 2 मीटर के बराबर है। तो और 6.67 एक्सपोनेंट -11 ये हमारे पास g की वैल्यू है। हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। तो सीधा साधा फार्मूला F = G m1 m2 अपॉन r² पुट कर देंगे हम इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, उसके अलावा जब हम ये वैल्यूज़ फार्मूला रखेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये कैलकुलेट करके आंसर आया हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट -6। सही है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। Hence the gravitational force of attraction between the bodies is 6.67 एक्सपोनेंट -10 न्यूटन, -6 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर दो बॉडीज़ का जिक्र किया गया, वो है 500 kg और 800 kg, यानी ये हमारी तो बॉडीज़ से काफ़ी बड़ा वज़न है।
यानी ह्यूमन बॉडीज़ में अगर देखा जाए तो उसमें तो ये काफ़ी बड़ा वज़न है, लेकिन उनके दरमियान भी कितना न्यूटन का फोर्स है, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 6। कहने का मतलब ये है कि भाई इस नंबर को ऐसे समझ लो, 0.00000 5 जीरो हो गए, 667 न्यूटन। सही है। अब इतने फोर्स का क्या मतलब होता है? इतने फोर्स का मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास न्यूटन किसके बराबर होता है कि भाई केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। कहने का मतलब ये है कि भाई पहले तो इसका जो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि भाई दोनों के एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन, दरअसल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, जो दोनों आपस में जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दो बॉडीज़, तो एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, और खींचने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो एक्सेलरेशन इतना कम है, ये देखो इतना कम, बहुत कम, यानी इतना कम एक्सेलरेशन है कि भाई ये महसूस भी नहीं होगा। आप इसको देख सकते हो कि भाई कहाँ तक छोटी वैल्यू है मीटर में। अच्छा, उसके अलावा g is also known as Newtonian constant of gravitation और द केवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। केवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी कैपिटल जी की, ये हमें केवेंडिश साहब ने डिटरमाइन करके बताई थी, इसकी वैल्यू हमें केवेंडिश ने दी थी, और ये जो लॉ है ये हमें न्यूटन ने दिया था। तो इसी वजह से न्यूटोनियन कांस्टेंट भी कहा जाता है ग्रेविटेशन का, या केवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें यही चीज़ है हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी इन दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वो दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये बात आपको यहाँ पर इस डायग्राम से नज़र आ जाएगी। सही है कि भाई यहाँ पर मास 1 जो है 2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला जो है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स किसका है, ए का फोर्स है बी के ऊपर अपनी तरफ खींचने वाला, और ये वाला फोर्स जो है ये बी का फोर्स है ए की तरफ खींचने वाला। सही है। तो यहाँ पर यहाँ लिख दिया है कि भाई फिगर से आपको ये मास ऑफ बॉडी ए, m2 मास ऑफ बॉडी बी है, F12 जो है वो फोर्स विद विच बॉडी ए अट्रैक्ट्स बॉडी बी, यानी F12 कौन सी फोर्स है, जिस फोर्स से ए बॉडी जो है बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, और F21 जो है वो फोर्स है जिससे बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये दोनों ही फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगी, यानी F12 बराबर होगा F21 के, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, यानी एक के साथ माइनस होगा, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन ऑपोजिट है डायरेक्शन में। सही है। नाउ इफ F12 इज कंसिडर्ड एज एक्शन फोर्स, अगर F12 को एक्शन फोर्स बोल दिया जाए तो F21 खुद ब खुद रिएक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर ऊपर की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए देखें तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि भाई एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है कि भाई हम ये ऊपर की बात से ये नतीजा निकाल लिया हमने कि भाई एक्शन जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा रिएक्शन के, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। सही है। रिकॉल दैट अबव स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी अगर ये ऊपर की स्टेटमेंट देखी जाए ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिलती जुलती है, जो कि हमें क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हैंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहने का मतलब ये है कि भाई न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसके आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक सपोर्ट के तौर पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ से मतलब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई हो रहा है, तो ये उसको एज अ सपोर्ट के तौर पर है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एविडेंस प्रोवाइड करने के तौर पर।
For example, according to Newton's law of universal gravitation, the earth pulls the moon with its gravity and the moon pulls the earth with its gravity. Therefore, they form an action-reaction pair which is in accordance with Newton third law. सही है, ये बात हमने देख ली. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर. सही है. ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये होता है कि भाई किसी, देखो अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई बॉडी है, ये बॉडी है जिसका मास m है. सही है. इसने अपने इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द ये जितना इलाका होता है, इसके इर्द गिर्द जितना ये इलाका होता है, जितना ये रीजन होता है जिसमें ये दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सके. कहने का मतलब क्या है कि भाई किसी भी बॉडी जिसका मास है उसके गिर्द वो सारा रीजन, वो सारा हिस्सा, वो सारा स्पेस जिसमें वो किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, तो वो सारा स्पेस उसका क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड. फील्ड यानी जैसे उसका इलाका जैसा हो, उसकी जहाँ तक आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जहाँ तक इसकी हुकूमत चलती है, जहाँ तक इसका मनमानी चलती है. सही है. यानी अगर उस पॉइंट से बाहर चले जाओ तो ये बॉडी आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उस पॉइंट तक का जितना भी हिस्सा होगा इस बॉडी के इर्द गिर्द वो इसका क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा. सही है. तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन इन विच अ मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. क्लियर है. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, द अर्थ हैज़ एन एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट. यानी अर्थ के पास एक एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके इर्द गिर्द, यानी उसकी वजह से ये आपस सारी बॉडीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ एक्सपीरियंस दिस फोर्स विच इज़ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी. दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. यहाँ पर आपको यही चीज़ दिखाई गई है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर अर्थ के सरफेस के करीब आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस के करीब होगा, जैसे हम अर्थ के सरफेस के करीब है, तो हम अपने ऊपर लगती हुई इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ हमें अपने से ऊपर जाने नहीं देती, खुद ब खुद हमें एनर्जी लगा कर जाना पड़ता है. सही है. नहीं तो अर्थ हमें अपने साथ चिपका कर रखती है. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ये जो फील्ड है अर्थ के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द ये जो हिस्सा, ये क्या है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड. सही है. यानी अर्थ के इर्द गिर्द वो हिस्सा जहाँ पर अर्थ तुम पर फोर्स अप्लाई कर सके. सही है. तो अगर तुम उस हिस्से में हो तो अर्थ तुम पर फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. सही है. और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सही है. तो इनवर्ट डायरेक्शन में लाइंस है. द फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सर. हाँ, ये अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि भाई जो फील्ड है वो सरफेस के करीब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सही है. और सरफेस से जितना दूर जाते जाओगे ये फील्ड क्या होती जाएगी? कमज़ोर होती जाएगी. कहने का मतलब ये है कि भाई अगर अर्थ के सरफेस के करीब हो तो वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा आप के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, बनिस्बत उस बॉडी के ऊपर कि भाई जो बॉडी उससे दूर है. सही है. जो बॉडी सरफेस के ज़्यादा करीब होगी उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ की जानिब से, और जो बॉडी अर्थ की सरफेस से दूर होगी उस पर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ये बात हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स डिक्रीज होती जाएगी. क्लियर है. अच्छा, ये हमने देख लिया. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स. इसी फोर्स को क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ सरफेस और नॉट. सही है. ये ग्रेविटेशनल फील्ड दरअसल क्या है? एक फील्ड फोर्स है. फील्ड फोर्स का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी फोर्स कि भाई अगर ऐसी अप्लाई होने वाली फोर्स जो मतलब वो ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि भाई बॉडीज़ कांटेक्ट में आए. अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको टच करते हैं, मतलब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती हैं. सही है. लेकिन यहाँ पर ये क्या किस्सा है कि भाई ये अर्थ से बग़ैर कांटेक्ट में आए ये फोर्स इस पर अप्लाई हो रही, मतलब फील्ड के अंदर आ गए तो कनेक्शन तो अभी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसी वजह से इसको फील्ड फोर्स कहा जाता है. सही है. अच्छा, नॉन कांटेक्ट फोर्स है हमारे पास ये.
फॉर एग्जाम्पल इट एक्ट्स ऑन एरोप्लेन आइदर इट इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस और फ्लाइंग इन द स्काई। यानी कहने का मतलब ये कि भाई एरोप्लेन पर ये फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे वो हवा में उड़ रहा हो। सही है। अब ज़मीन पर जब है तो हम कह सकते हैं कि भाई कांटेक्ट में है तो फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ, लेकिन अगर ज़मीन से ऊपर है तो फिर तो कांटेक्ट में नहीं है जहाज़, तो फिर भी उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है ग्रेविटी की, इसी वजह से। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दरअसल जी को ही कहते हैं, जी जो कि हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर आप देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है। फोर्स को हम फोर्स ही रहने देते हैं, एक्सेलरेशन को फिलहाल यहाँ पर जी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एफ इक्वल टू एम जी। सही है। अब जी का फॉर्मूला अगर यहाँ से बना है तो ये बन जाएगा एफ अपॉन एम। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जी को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, फोर्स पर यूनिट मास। सही है कि भाई पर यूनिट मास पर, यानी एक मास पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी पॉइंट पर, ये उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ज़रा समझने की कोशिश करो कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको ये बताता है कि भाई इस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ये आप कैसे पता कर सकते हो, ये आप ऐसे पता कर सकते हो कि भाई उस पॉइंट पर एक यूनिट मास पर अप्लाई होने वाला फोर्स कितना है। सही है। अगर उस यूनिट मास पर अप्लाई होने वाला फोर्स ज़्यादा है तो उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर उस पॉइंट पर उस यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स कम है, जो कि तभी हो पाएगा जब ये बॉडी यानी ये यूनिट मास दूर जाएगा, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं भाई यहाँ पर इसकी ये वैल्यू लिखी हुई है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन पर किलोग्राम। सही है। कितना है, यानी 1 किलोग्राम वज़न पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि भाई 1 किलोग्राम अगर किसी बॉडी का वज़न हो तो अर्थ उस पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है सरफेस पे, अगर ये हो। सही है। तो ये सरफेस पे मतलब सरफेस पे अगर आप कहना ये चाहता हूँ मैं कि भाई आप अर्थ के सरफेस पे हो। सही है। आप अर्थ के सरफेस पे हो तो ये सरफेस भी तो अर्थ की फील्ड है, तो फील्ड में ही इस पॉइंट पर यानी इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो इस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ ये आपके सामने लिखी है 10 न्यूटन पर केजी। सही है कि भाई इस पॉइंट पर अगर आप हो यानी अर्थ के सरफेस के करीब हो तो आपके ऊपर अर्थ जो है ऐसा फोर्स लगाएगा जैसे 1 केजी पर 10 न्यूटन। सही है। फिर आप इसको मल्टीपल्स में चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा जी की जो वैल्यू है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून की, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है। सही है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट डिफरेंट प्लेनेट, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स की आपको यहाँ पर लिखकर दे दी गई है। सही है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्लैनेट्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाई गई है। अच्छा, अच्छा भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है वेट। सही है। तो वेट हम जैसे कि जान चुके हैं कि भाई वेट किसको कहा जाता है, वेट उस फोर्स को कहा जाता है जो कि अर्थ किसी भी बॉडी पर लगाती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। सही है। जब अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस पर अप्लाई करने वाली फोर्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। सही है। और यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन लिख दी गई है कि भाई वेट किसको कहते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सही है। तो यानी कहने का मतलब है कि भाई वेट क्या है हमारे पास, वेट एक मेजरमेंट है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है। कौन लगा रहा होता है, अर्थ लगा रहा होता है। सही है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g के अंदर है
तो उस पर लगने वाला जो वेट का फोर्स होगा वो बराबर होगा mg के। सही है। इसका यूनिट भी बाकी फोर्सेस की तरह न्यूटन में ही होता है। सही है। स्प्रिंग बैलेंस जो हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, इस ये मास को यानी आप यहाँ पर न्यूटन का यूनिट देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये फोर्स मेजर करके देते हैं कि भाई यहाँ पर इस पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। सही है। An object of mass 1 kg has a weight of 9.8 Newton near the surface of Earth. So 10 Newton is accurate enough for many calculations. सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस ऑफ अर्थ पर कितना होगा, सरफेस ऑफ अर्थ के करीब 9.8 न्यूटन होगा अगर उस बॉडी का मास कितना हो, 1 kg हो। अगर किसी बॉडी का मास 1 kg हो तो उस पर अप्लाई होने वाला जो वेट फोर्स है वो तकरीबन किसके बराबर होगा, 9.8 न्यूटन के। और इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 10 न्यूटन के भी बराबर ले सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशंस आसान रहे। सही है। अच्छा, उसके अलावा ये बाकी बातें आप पढ़ लेना कि भाई यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है द ऑब्जेक्ट विद लार्जर मासेस में हैव लार्जर वेट्स, योर वेट वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस। सही है कि भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक जगह से दूसरी जगह जाने पर बदलती है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि भाई वेट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा कैलकुलेट द वेट ऑफ रोमेसा हु हैज़ अ मास ऑफ 65 kg। कहने का मतलब ये है कि भाई रोमेसा के ऊपर अप्लाई होने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट करो। सही है। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे और रोमेसा का मास दिया हुआ है हमें 65 kg और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमें बता दी गई है जो कि है 10 न्यूटन पर kg। सही है। जिसको हम g से लिखते हैं। सही है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हो और इसको इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ पर न्यूटन पर केजी लिखा हुआ है और हमने तो अभी तक जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो ये एक ही बात है। सही है। क्योंकि अगर आप न्यूटन को ओपन करके लिखोगे तो न्यूटन पर केजी का मतलब ये है कि भाई न्यूटन बराबर होता है आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। सही है। न्यूटन इसके बराबर होता है। अब न्यूटन की जगह आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे का केजी अपनी जगह, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। तो दोनों यूनिट्स आपस में इक्विवेलेंट कह सकते हो आप इसको। अच्छा, तो उसके बाद इसका मास कैलकुलेट करना है तो वेट कैलकुलेट करना है तो वेट इस फॉर्मूले की मदद से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा बड़े आराम से। सही है। जो कि हमारे पास कितना आएगा, 650 न्यूटन आएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेनेट। सही है। हर यानी जब आप प्लेनेट चेंज करोगे तो वेट चेंज क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा है, देखो मास चेंज नहीं होता, आपका बॉडी का मास चेंज नहीं होता। मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। सही है। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर। सही है। तो वेट जो है मास पर भी डिपेंड करता है, वेट जी की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो अलग प्लेनेट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होती है, इसी वजह से वहाँ पर वेट आपको अलग मिलेगा। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, नहीं तो न्यूटन पर केजी लिख दो, दोनों सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़, हमसे कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ जो है मून पर वो है 1.6 न्यूटन पर केजी, यानी जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6 न्यूटन पर केजी। और उसके अलावा अगर एक एस्ट्रोनॉट का मास 80 किलोग्राम है, यानी उसका मास m इक्वल टू 80 केजी आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इट वुड बी ऑन द मून, यानी वेट क्या होगा उसका मून के ऊपर। सही है। हमने उसका मून पर वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट किस तरह से कैलकुलेट होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास आ जाएगा 80
और ग्रेविटी हमारे पास 1.6, तो ये बन जाएगा 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका वेट कहलाएगा। सही है, ये आप चेक कर लेते हैं कितना आता है, पॉइंट हटेगा तो ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 1 10, 10 8 80, और 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80 128, यानी तकरीबन 128 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। इफ़ यू गो ऑन अ डाइट एंड लूज वेट विल यू लूज मास एक्सप्लेन। कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप डाइट पर जाते हैं तो आपका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या ये जो आपका वेट कम हुआ है वो मास के लॉस होने की वजह से हुआ है? अगर ऐसा है तो उसको एक्सप्लेन करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब हम डाइट पर जाते हैं तो डाइट में हमारे पास क्या होता है कि भाई हम खाना पीना अपना महदूद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मास कम हो जाता है, और मास कम होने की वजह से भी वेट की वैल्यू में डिक्रीज़ आएगा। और एक ये भी देख लो कि भाई ये आपका ये जो जी की वैल्यू है, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉर्ज एटवर्ड ने कैलकुलेट की थी। किस तरीके से? उसने दो मासेस को सस्पेंड किया था एक फिक्स पुली से। सही है, ये एक पुली है और इससे इसने दो मासेस को सस्पेंड किया हुआ है। किस लिए? टू स्टडी द मोशन और मेजर द वैल्यू ऑफ जी, यानी जी की वैल्यू को मेजर करने के लिए इन्होंने इस तरह का एक सेटअप बनाया था, और इस सेटअप का नाम था एटवुड मशीन। सही है, तो इसी मशीन की मदद से उन्होंने जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी।